दिन के चौथे सत्र का वक्त हो रहा है। अच्छा, चौथे सत्र के वक्त के मेहमानों को बुलाते हुए मुझे एक चीज़, कृष्ण बलदेव वैद्य का किस्सा किसी ने सुनाया था मुझे। वे 8 शब्दों में वाक्य को लिखने पर जोर देते थे। वे कहते थे कि शब्दों को, लफ्ज़ों को जितना कम बर्बाद किया जाए, लेखक की कुशलता, रचनाकार का कौशल उसी में परिलक्षित होता है। मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हम सब जानते हैं, हम सब बहुत कहना चाहते हैं, पर जितना कम कर सकें, जितना क्रिस्प कर सकें, जितना छोटा कर सकें, उतने ही बेहतर रचनाकार के तौर पर हम सामने निकल कर आते हैं। सामने मेरी सखी हैं, बहुत अच्छे से चेहरा हिला रही हैं और इस सत्र की संचालक भी हैं। तो यह सत्र मेरा प्रिय सत्र है। क्यों, कैसे और कहाँ कहाँ तोड़ी जाती हैं स्त्रियाँ। कभी वे यह कह दी जाती है वही रहोगी तुम, तो कभी प्रियंका ने बहुत अच्छा एक पुलिस वालियों पर अत्याचार की रिपोर्ट बनाई थी। सुधा अरोड़ा जी ने स्त्रियों पर हिंसा, घरेलू हिंसा पर कैसे लिखा, पर क्या क्या होता है उस पर बहुत अच्छा, उस पर उनकी सारी कहानियाँ लगभग उसी के आसपास घूमती हैं। मीना सोनी एसिड अटैक सर्वाइवर रही हैं और गरिमा श्रीवास्तव देह ही देश, उनकी यात्रा, वो बार बार गायनो क्रिटिसिज्म, औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक भारतीय साहित्य में क्या क्या कहाँ कहाँ स्त्रियाँ तोड़ी गई हैं उस पर लिखती रही हैं। तो मैं तमाम अतिथियों, सुधा अरोड़ा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी से सम्मानित, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय पुरस्कार, मुंशी प्रेमचंद कथा सम्मान और अन्य सम्मानों से सम्मानित हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ मंच पर। गरिमा श्रीवास्तव को फिर से एक बार आमंत्रित करती हूँ मंच पर। उनकी किताब देह ही देश अपने आप में एक आख्यान है, एक ग्रंथ है जिसे पढ़े जाने की बार बार ज़रूरत है और क्रोएशिया की औरतों पर वो लिखी हुई कहानी है। प्रियंका दुबे, नो नेशन फॉर वुमेन रिपोर्ट, तो प्रियंका की रिपोर्टाज का संकलन है नो नेशन फॉर वुमेन। प्रियंका बहुत ही एक्टिव, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव फीमेल फेमिनिस्ट वॉइस हैं, जो कि हर जगह, हर छोटे छोटे मोड़ को, तोड़ को इंगित करती हैं और बहुत सुंदर ढंग से इंगित करती हैं। नीला प्रसाद कमलेश्वर स्मृति कथा पुरस्कार से सम्मानित और विजय वर्मा कथा सम्मान से सम्मानित नीला जी की कहानियों को, जितने भी लोगों ने हंस को पढ़ा होगा गौर से, भी नीला जी की कहानियों से बहुत अच्छे तरीके से परिचित रहे होंगे। मीना सोनी जी एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, बेरोजगार पति ने इनके साथ घरेलू हिंसा की और शी केम आउट नॉट जस्ट एज सर्वाइवर बट एज अ विनर। मीना सोनी जी और मेरे साथ हैं सुदीप्ति। सत्र हुए उसके बाद आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है और बहुत सारे सवाल भी आपके मन में होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस के लिए कम से कम 20 मिनट का ओपन सेशन रखा जाए सवाल जवाब का। तो हम लोग, जैसा कि अनुशक्ति ने इशारा किया, कि कम से कम शब्दों में कोशिश करेंगे अपनी बात करने के लिए। और मीना जी अभी हमारे साथ नहीं हैं, तो जहाँ तक बस 10 मिनट में 5, वो ट्रेन से आ रही थी और हम सबको पता है कि भारतीय रेलवे में कई बार ट्रेन इतनी लेट हो जाती है कि बहुत देर से पहुंचती है। वो पहुंच गई हैं दिल्ली, बस पहुंच रही होंगी। तो नमस्ते दोस्तों, हमारा जो सेशन है वो बहुत ही गंभीर मसले पर है, स्त्री पर हिंसा, स्त्री के प्रति हिंसा। और अगर मैं स्त्री पर हिंसा के आंकड़े पेश करने लगूं तो आज का जो ये 1 घंटे का सत्र है उन आंकड़ों में ही खप जाएगा, उसी में खो जाएगा। सिर्फ ये जानिए कि पिछले 1 साल में, मतलब 1 जनवरी 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक स्त्रियों पर 4,28,778 हिंसा के मामले दर्ज हुए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हुए, इतने रिपोर्ट FIR दर्ज हुए तो कितने इससे ज़्यादा, ये इसके बाद आप जान सकेंगे कि भारत में 30% महिलाएं घरेलू हिंसा, शारीरिक हिंसा और सेक्सुअल वायलेंस की शिकार होती हैं, जिसमें सिर्फ 14% महिलाएं उसको कहीं कहती हैं। रिपोर्ट करना तो और बाद की बात है। ये WHO की एक रिपोर्ट है जो विश्व के बारे में है कि विश्व भर में 3 में से 1 महिला अपने इंटीमेट पार्टनर, मतलब अपने किसी नज़दीक की व्यक्ति भी नहीं, अपने पति या पार्टनर के द्वारा शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और यौन शोषण की शिकार होती है। 3 में से 1, मतलब हम में से कितनी स्त्रियां मौजूद हैं, उनमें से भी कोई एक। जब मैं इस डेटा को पढ़ रही थी, तो जब इसको मैं बोल रही हूँ तो मैं बहुत स्थिर नहीं हूँ,
क्योंकि इसे सुनकर मुझे दुख भी होता है, निराशा भी और गुस्सा भी। और इन सभी बातों पर साहित्य में क्या कुछ कहा गया है, क्या साहित्य में उसकी प्रस्तुति हुई है, क्या उस पर आवाज़ उठाई गई है, क्या कोई बात साहित्य में ऐसी है जो हम इस डेटा को सुनकर गुस्से में भरते हैं, वो कहानी पढ़कर हमारा दिल दिमाग ऐसा झकझोर उठता है कि हम कहते हैं कि नहीं, अब नहीं, अब इसे नहीं सहा जाएगा। क्या किसी साहित्य के एक वाक्य को पढ़कर हमने इस हिंसा के खिलाफ कोई डोरबेल बजा दी है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सारी बातों को मैं नहीं कहूँगी। हमारे साथ बहुत विदुषी स्त्रियां हैं, इन पर काम है, विशेष काम है स्त्रियों के ऊपर होने वाली हिंसा पर। मेरे साथ मौजूद हैं सुधा जी, आप सब इनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। घरेलू हिंसा, असंगठित क्षेत्र में स्त्रियों पर जो हिंसा होती है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और काउंसलिंग के रूप में भी इन्होंने सिर्फ लेखन से ही नहीं, स्त्रियों के प्रति जो हिंसा होती है उसमें एक सक्रिय भूमिका, एक हस्तक्षेप किया है सुधा जी ने। तो मैं सुधा जी आप ही से पहला सवाल करना चाहूँगी, और जैसा कि मैंने कहा सवाल जवाब के रूप में ही हम इस बातचीत को बढ़ाएंगे। तो बहुत छोटा सा सवाल है मेरा कि आज भी सुधा जी कितनी स्त्रियां हैं जो ये मानती हैं कि उनके प्रति हिंसा की जा रही है, जो समझ पाती हैं कि ये जो हिंसा है वह एक सामान्य बात नहीं है, वाकई वह हिंसा है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शाब्दिक हो। उस हिंसा की समझ करने वाले और सहने वाले को कितनी है हमारे समाज में? बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप्ति। मैं आपकी बात पर आऊँगी, पर सबसे पहले मैं हंस मंच का और संजय सहाय जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने राजेंद्र यादव के जो प्रतिरोध का स्वर था उसको बचाए रखा है। आज अपने छोटे से वक्तव्य में उन्होंने जिस तरह की बातें की वो सचमुच यादव जी की परंपरा को, प्रतिरोध को बहुत अच्छे से सहेजे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इस मंच से बात कर रहे हैं जहाँ के राजेंद्र यादव अभियुक्त भी थे और पैरोकार भी, मुजरिम भी थे और न्यायाधीश भी, आप लोग सब जानते हैं। तो सुदीप्ति ने जो कहा कि पहचान नहीं है, इस पर मैंने बहुत, हालांकि मैं कहानीकार हूँ, हमेशा कहानियाँ लिखती रही, लेकिन जब इस पर मैंने एक बहुत लंबा आलेख लिखा तो हंस पत्रिका से वो लौटा दिया गया था कि ये तो साहित्य का मुद्दा नहीं है। मुझे आज बहुत खुशी है कि साहित्य समाज शास्त्र जुड़ रहे हैं, और ये पूरा 3 दिन का जो सेमिनार है वो साहित्य और समाज विज्ञान को जोड़ रहा है, मुद्दों को जोड़ रहा है। आज सुबह मृदुला जी ने जो वक्तव्य दिया उसके बाद से मैं उन्हीं के साथ थी और मेरी लगातार उनसे बहस हो रही थी। हम दोनों 2 दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव पे थे। वो कह रही थी कि या तो साहित्य में स्त्री लेखन की बात करें या फिर स्त्री अधिकारों और उन मुद्दों पर ही बात करें। तो मुझे यही सबसे अच्छा लग रहा है कि साहित्य में सामाजिक मुद्दों पर कोई इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, उस पर बात की जा रही है। और आज मैं अगर जानी जाती हूँ तो उसी आलेख के कारण जो हंस से लौटा दिया गया था, जिस हिंसा के निशान नहीं दिखते, यानी मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ जिसकी पहचान बहुत बड़े तबके को आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब ये किताब, एक औरत की नोटबुक किसी के हाथ में आती है तो वो मुझे जैसे पत्र लिखती हैं, पढ़ी लिखी अभिजात घराने की लड़कियाँ, वो जब कहती हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसी भी हिंसा होती है। तो ये हिंसा कहाँ से शुरू होती है? शुरू होती है बहुत ही छोटे दायरे से, हमारे अपने परिवार से शुरू होती है। बच्ची होती है और बच्ची का पहला शारीरिक जो बुरा संसर्ग होता है वो सबसे करीबी नाते रिश्तेदार, घर आने वाले बड़े बुज़ुर्गों से होता है।
और परिवार से शुरू होते होते ये हिंसा समाज, राज्य और पूरे देश के दायरे में जाती है। आप देखिए, जहाँ भी स्त्री ज़रा भी प्रतिरोध का स्वर उठाती है, अपने ज़मीन के, जंगल के अधिकार के लिए, अपने नागरिक होने के अधिकार के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए जब वो लड़ाई करती है, तो उसके साथ स्टेट वायलेंस, राज्य हिंसा की जाती है, जैसे सोनी सोरी के साथ हुआ। और आज इतने बड़े स्तर पर जब हम देख रहे हैं कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहाई नहीं किया गया 75वें साल के अमृत महोत्सव में, बल्कि उनका सम्मान किया गया, उनको मालाएं पहनाई गई, उनको लड्डू खिलाए गए। और इसमें एक महिला भी थी जिसकी तस्वीर को फेड कर दिया था, पर वो महिला भी एक इसमें शामिल थी। तो ये कभी ना समझे कि सिर्फ पुरुष ही दोषी हैं, नहीं, इसमें स्त्रियों का एक बड़ा वर्ग भी है जो पुरुष सत्ता को कंधे देता है। और अगर स्त्रियां पुरुष सत्ता को कंधा देना बंद कर दें तो स्थितियां आज बहुत बदल जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सुधा जी बिल्कुल सही। यहाँ आने से पहले जब मैं सत्र के बारे में सोच रही थी तो ये बिल्किस बानो का ही मुद्दा, जिसमें स्त्री के खिलाफ हिंसा में धर्म की सत्ता, समाज की सत्ता, राजनीतिक सत्ता कैसे काम करती है कि राजनीतिक सत्ता उस स्त्री के गुनहगार को मुक्त करती है और उसी के चारों तरफ वो घूमते हैं, वो किस दहशत के साए में होगी उनको वापस देखकर अपने इर्द गिर्द। और फिर धर्म की सत्ता उन्हें कहती है संस्कारी ब्राह्मण, और उनको माला पहना के उनका स्वागत करती है। जब हम ये शब्द कहते हैं संस्कारी, तो हमें धक्का पहुंचता है। संस्कारी किसके साथ जुड़ा है? बलात्कारी। क्या र और र का तुक है? संस्कारी और बलात्कारी। कौन होते हैं संस्कारी? जो होते हैं बलात्कारी। मुझे याद आ रहा है 1995 में जब भंवरी के भटेरी गांव की भंवरी के खिलाफ फैसला आया था, तो बाकायदा जो एक की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाकी के जो 5 बलात्कारी थे उनको मंच पर, सुसज्जित मंच पर बिठाकर, और 7,000 नागरिकों का समूह उसमें जुटा था और वहाँ नारे लगाए गए थे, नाक कटी किसकी, मूछ कटी किसकी, इज्जत लुटी किसकी, भटेरी गांव की, न कि भंवरी देवी की। वो तो चीन घूम के आ रही हैं क्योंकि उनको बीजिंग में बुलाया गया था सम्मेलन में। तो जिस देश में बलात्कारियों का सम्मान किया जाए, वहाँ के एक न्यायाधीश भी हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे दर्शक समूह में, श्रोता में, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूँगी, हम आपके न्यायालय पे कितना भरोसा करें जब ये सब चीज़ें हो रही हैं और एकजुट होकर न्यायाधीश आवाज़ नहीं उठा सकते? मेरे ख्याल से ये सवाल सबका होना चाहिए। देश के पटल से हम विश्व के पटल पर आते हैं। गरिमा जी अपने क्रोएशिया प्रवास के दौरान, क्रोएशिया युद्ध जिसमें सर्बिया, बोस्निया और क्रोएशिया की स्त्रियों ने सर्ब सैनिकों का जो अत्याचार अपनी देह पे सहा, उस पर उनकी कृति है देह ही देश। मतलब देश को मानो देह से बदल दिया गया और देश का सारा बदला, देश का सारा अत्याचार उस देह से लगाया गया। आजकल जब हम जी वही कह रही हूँ कि आज भी उस रीजन में, उस क्षेत्र में युद्ध जारी है। रूस, लगभग मिलता जुलता क्षेत्र है रूस और यूक्रेन के बीच में। तो गरिमा जी, इन खबरों के बीच आपको उस यात्रा की, उन स्त्रियों से मुलाकात की कौन सी बातें आक्रांत करती हैं, परेशान करती हैं? सबसे पहले मेरे समक्ष उपस्थित और नई पीढ़ी के छात्र और छात्राएं जो कि यौन हिंसा पर
बात करने के लिए और उन बातों को सुनने के लिए उत्सुक और आतुर हैं। हंस के आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद, संजय सहाय, रचना यादव जी, कि जिन्होंने इस तरह के सत्रों का विचार किया। प्रियदर्शन जी, वंदना राग जी, जिन्होंने यौन हिंसा के बारे में बात करने के लिए बहुत ही कायदे से कहाँ और कहाँ तोड़ी जाती हैं स्त्रियां, ऐसा शीर्षक रखा। और सिर्फ वैश्विक पटल की यदि हम बात करें तो मुझसे चूँकि सुदीप्ति जी ने जो सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि वैश्विक परिदृश्य पर हम यौन हिंसा की घटनाओं से कितने आहत होते हैं। दरअसल जब हम भारत में होते हैं और भारत के अखबारों को पढ़ते हैं, आसपास की घटनाओं को जानते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा देश सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब हम और दूर जाते हैं तो ये देख पाते हैं कि ऐसा नहीं है। हिंसा के विविध रूप स्त्रियों को झेलने पड़ते हैं। कोविड के ठीक पहले जो मेरी यात्रा एक छोटी यात्रा थी हिटलर के कैंप्स की ओर, ऑश्विट्स नाम की जगह पोलैंड में, जहाँ के संग्रहालयों में औरतें, बच्चों, बूढ़ों के कटे हुए बालों का टनों ढेर, जूतों का ढेर, उनके कपड़ों का ढेर रखा हुआ है उस म्यूज़ियम में, ताकि हम जाएं और वहाँ पर देखें कि युद्ध कितना भयानक होता है और नस्ल के आधार पर जब संघर्ष किए जाते हैं उस दौरान मनुष्यों को मनुष्यता की श्रेणी से कितना नीचे गिर जाना पड़ता है, नीचे गिरा दिया जाना होता है। लेकिन उस पूरे म्यूज़ियम में सब तरह के वस्त्र मुझे दिखाई दिए, स्त्रियों के अंतः वस्त्र छोड़कर। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हुआ कि जहाँ पर 10 लाख लोगों को गैस चैम्बर्स के हवाले कर दिया गया, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनको नंगा करके गैस चैम्बर्स का शिकार बना दिया गया, उनके वस्त्रों में स्त्रियों के अंतः वस्त्रों का नितांत लोप, ये कैसे हुआ? और मेरी जो रिसर्च है उसने मुझे बताया कि वहाँ पर सिर्फ एक ब्रेसियर मिली जो कि बोरे या टाट की बनी हुई थी। स्त्रियों के प्रति हिंसा का क्या रूप रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि इन श्रमिक कैंपों में स्त्रियों से जवान, सुंदर, स्वस्थ स्त्रियों का इस्तेमाल खेतों में काम करवाने के लिए, बेहद खूबसूरत गैर यहूदी स्त्रियों का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता था। और ये जो जवान और सुंदर स्त्रियां थीं, इन स्त्रियों को अंतः वस्त्रों से मरहूम कर दिया जाता था। मुझे यह बात यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि स्त्रियां अपने शरीर को किस तरह से बांधे रखने में सफल होती होंगी जब उन्हें सैनिटरी नैपकिन्स या किसी तरह के टिश्यू पेपर से महरूम कर दिया जाता था, और ऐसे में वो पाखाने में उनकी ड्यूटी लगे इस बात की कोशिश करती थी, क्योंकि वहाँ पर पानी था। पानी के बिना स्त्रियाँ अपने जीवन की बहुत जो नैसर्गिक चर्या है उसको नहीं कर सकती, ये आप और हम सभी जानते हैं। स्त्री के प्रति हिंसा
और पुरुष के प्रति हिंसा, दोनों की हिंसा में इतना ज़्यादा फर्क है और उसके अनुभूति के स्तर में इतना ज़्यादा फर्क है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। फिलहाल इतना ही। हमारे साथ मीना जी जुड़ चुकी हैं। इन्होंने जिस हिंसा की बात हम कर रहे हैं उस हिंसा को अपने जीवन में साक्षात झेला है, उसकी भुक्तभोगी हैं, उससे लड़ रही हैं और उससे लड़कर एक योद्धा की तरह से उभरी हैं। तो एक बार इनका स्वागत कीजिए आप लोग। हमें बहुत अच्छा लग रहा है मीना जी, आप सही वक्त पे आ गई। और नीला जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि यह आम धारणा है कि स्त्रियां सफल होंगी, आर्थिक रूप से समर्थ होंगी तो हिंसा की शिकार नहीं होंगी, लेकिन आपने जिस दुनिया को देखा और आपकी रचनाओं में भी जो दुनिया आई है वहाँ स्त्रियां सशक्त हैं फिर भी हिंसा के शिकार हैं। हाँ, मैं उस दुनिया की बात कर रही हूँ जहाँ कॉरपोरेट की दुनिया है, नौकरी करने वाले स्त्रियाँ हैं, कामकाजी स्त्रियाँ हैं, अच्छे ओहदों पे काम करने वाले स्त्रियाँ हैं, और वो भी किस तरह की पॉलिटिक्स और उस पॉलिटिक्स के भीतर की हिंसा के शिकार होती हैं, यह मैं नीला जी से जानना चाहूँगी। कर रहा है? देखो, अगर कर रहा हो, नहीं तो ये ठीक है। ओके, कर रहा है। बहुत शुक्रिया सुदीप्ति सवाल के लिए। हंस को धन्यवाद देने की औपचारिकता मुझे भी ज़रूरी लग रही है, और मेरी याद में यह पहला कार्यक्रम है किसी साहित्यिक पत्रिका के द्वारा आयोजित जिसमें इतने सारे विचार सत्र हैं, इतनी सारी बातें कही जा रही हैं, और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से लौटेंगे तो वैचारिक रूप से समृद्ध होकर लौटेंगे। बहुत बहुत आभार हंस की पूरी टीम का। अब विषय पर लौटते हुए, जैसा कि सुदीप्ति कह रही थी कि हमारे मन में ये आम अवधारणा है कि कॉरपोरेट के अंदर की स्त्री बाहर की दुनिया की स्त्री से ज़्यादा सुरक्षित है। इस बात को मैं दो तरह से रखना चाहूँगी। हमारे कॉरपोरेट के अंदर क्या है कि व्यवहार के दायरे पहले से बताए हुए हैं, उसकी सीमा रेखा खींची हुई है, उसकी चौहद्दियाँ तय है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अनुशासन विरुद्ध मानी जाएगी। वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट लागू है और पहले से भी उनके व्यवहार के दायरे तय हैं। डिसिप्लिनरी एक्ट पहले से हैं, कंपनियां जो अपने आप बना करके रखती हैं। तो ऐसी स्थिति में इतनी बात तो तय है कि वहाँ काम करने वाले लोगों को एक भय रहता है कि उन्हें उनकी मानसिकता जो भी हो, उनका व्यवहार थोड़ा संयमित रहना पड़ेगा। और अगर कोई घटना होती है तो स्त्री को भी मालूम है कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ शिकायत करनी है, और कैसे उस उत्पीड़न देने वाले को या गलत व्यवहार करने वाले को सज़ा दिलवाने की कोशिश करनी है। उसके पास न्याय की आशा होती है, लेकिन क्या वो आशा हमेशा पूरी होती है, फलीभूत होती है? इस मुद्दे पे मैं दो तीन बातें रखना चाहूँगी। कॉरपोरेट के अंदर जो लोग हैं वो उन चौहद्दियों के अंदर भी आते उसी समाज से हैं जिस समाज से बाकी सब आते हैं। वहाँ वही लड़के हैं जो इस समाज में ऐसे परिवारों के द्वारा पाले गए हैं जहाँ पुरुष सत्तात्मक सोच हावी रहती है, और बहुत संभव है कि उनकी माँ और उनकी बहनें और उनका पूरा परिवार उस सोच का समर्थक हो, और उसे ये बात घुट्टी में पिला दी गई हो कि पुरुष होने के नाते उसके कुछ विशेष अधिकार हैं। दूसरी ओर वहाँ वही स्त्रियां हैं जो ऐसे ही परिवारों से आती हैं, अपने मन में कुछ दुविधा और कुछ सवाल लेकर के आती हैं, और उन्हें बचपन से अपनी देह के प्रति अतिरिक्त सजग कर दिया जाता है। मैं इसे एक भावनात्मक हिंसा मानती हूँ जो कि हम सबों को, खास करके मध्यवर्गीय परिवार में झेलनी पड़ी है, जब हमें थोड़े बड़े होते ही यह समझा दिया गया, अतिरिक्त सजगता से समझा दिया गया कि हमारी काया जो है वो एक प्रतीक है, परिवार की इज्जत की प्रतीक है, और उस काया के उल्लंघन से, या कहें कि कौमार्य भंग के
खतरे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो लड़कियां, वो स्त्रियां, नई लड़कियां, वो भी जानती हैं कि उनको अपनी देह की अतिरिक्त सुरक्षा के प्रति सजग रहना है। और बचपन से उसने अपने शरीर को बचाने के लिए, मतलब अपने विकास की ज़रूरतों पर अपने शरीर की सुरक्षा को तरजीह दी हुई होती है। अब वहाँ उसका सामना उन पुरुषों से है जो उसके बॉस हैं, सबॉर्डिनेट हैं और जूनियर भी हैं, जो उन्हीं दोनों टकरावों के साथ जी रहे हैं। स्त्री को यह लग सकता है कि वह बचपन से एक ऐसी स्थिति में पाली गई जबकि उसे ये सिखाया गया कि तुम्हें किसके सामने दबना है, पर दबने को वो तैयार नहीं है। और वो पुरुष हैं जो चाहते हैं दबाना, पर उनके सामने अभी चौहद्दियाँ खिंची हुई हैं, जो कि मैंने कहा कि वहाँ एक्ट है, वहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उनके यहाँ व्यवहार की दूसरे कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि पुरुष बहुत चालाक हो जाता है। वह काम ऐसे करता है कि उसकी मंशा पूरी भी हो जाए और वो शिकायत के दायरे में आए भी नहीं। हो सकता है कि वो बहुत दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करता हो और कंधे पर हाथ रखकर बात करता हो और एक दिन उसका हाथ कंधे से नीचे खिसक जाता हो। अब ऐसे में उसकी नीयत तय करना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार लड़कियां चुप लगा जाती हैं, पर जब वो शिकायत करती भी हैं तो उसे न्याय मिलने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो एक्ट के अंदर काम करती है वो साक्ष्यों पर काम करती है। अब इस नीयत के साक्ष्य नहीं होते, बुरी नज़र के भी साक्ष्य नहीं होते, और कई ऐसी बातें होती हैं जिसमें साक्ष्य को रोका जाता है। हम अक्सर ये देखते हैं, मैं खुद भी आईसीसी की हेड रह चुकी हूँ 2-3 बार, और मैंने सेक्सुअल हरासमेंट के मामले डील किए हैं। वो चिट्ठियाँ भेजेंगे तो किसी और की राइटिंग में भेजेंगे, रात को फ़ोन करेंगे तो वो नंबर उनका अपना नहीं होगा। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि वो स्त्री जो है वो हमेशा न्याय पा ही लेती है। तो वहाँ जो ख़तरे हैं मुझे लगता है वो शारीरिक से ज़्यादा भावनात्मक हिंसा के हैं, जहाँ वो उसको नीचा दिखाते हैं। हमेशा चाहते हैं कि लड़कियों के मुकाबले उनका करियर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े। लड़कियों पर ये दबाव भी रहता है कि वो कुछ अपने व्यवहार के दायरे तय करके रखें, और इसी के बीच से रास्ता निकालते उसे चलना पड़ता है। इस पर कॉरपोरेट वर्ल्ड पर एक बहुत हिंदी में बनी हुई एक अच्छी फिल्म है इनकार। अगर आप लोगों ने देखी हो या नहीं देखी हो तो देखिएगा। जो 2 लोग संबंध में रहे हैं उनमें भी आगे चलकर कोई शिकायत करता है यही यौन उत्पीड़न और हिंसा की, तो कैसे कमिटीज़ काम करती है और निर्णय करना कितना मुश्किल हो जाता है। मुझे याद आता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, एक घटना बस याद है कि ये प्राइवेट कॉरपोरेट वर्ल्ड की दुनिया नहीं है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की दुनिया है। और जिनकी बात कर रही हूँ मेरी काफ़ी बड़ी और परिचित हैं और बहुत ऊंचे पद पर, एम्बेसी में बहुत ऊंचे पद पर, ऐसी कि वो होस्ट कर रही थी बहुत बड़ा डिनर, और उनके एक वरिष्ठ सहकर्मी ने धीरे से उनका हाथ दबा दिया और कुछ ऐसे इशारे किए जो नहीं कर सकते थे। अब वो दांत पीसते हुए सिर्फ इतना ही कह पाई कि यहीं पर चप्पल निकाल के मारेंगे, इससे ज़्यादा वो कह नहीं पाई। और वो भी क्योंकि वहाँ पर इस भाषा को समझने वाले, इस फुसफुसाहट को समझने वाले लोग नहीं थे, लेकिन उसके बाद वो एक्शन भी नहीं हो पाया। वो ये सुनकर जो बेबसी होती है कि इस तरह की हिंसा जो स्त्री झेल रही है, हम उसे सशक्त देखते हैं। बहुत लड़कियां हमारे परिवार की, हमारे आसपास की, उनको अपना आइडियल मानती हैं। कुछ हो नहीं पाया उनके साथ क्योंकि सच में वो सशक्त हैं, लेकिन इसकी टीस भी कम नहीं है क्योंकि वो उन्होंने सबको बताया, अपनी परिचित महिलाओं को, आसपास। इसका ट्रॉमा था कि उन्होंने हमसे शेयर किया, नहीं तो क्यों करती, ये तो अपमानजनक बात थी, क्यों शेयर करे कोई, इसका ट्रॉमा होगा। खैर, मैं आप प्रियंका पर आती हूँ। आप सब जानते हैं कि प्रियंका की किताब है नो नेशन फॉर वुमेन, और ये उन्होंने रेप विक्टिम्स की जो रिपोर्टिंग की है उस किताब में बहुत डिटेल में बात है। और बलात्कार स्त्री के प्रति हिंसा का एक चरम रूप है, और उससे गुजरते हुए खुद भी किस किस तरह की प्रताड़ना से गुजरते हैं हम सोच सकते हैं। लेकिन मेरा जो पहला सवाल है प्रियंका से, वो भाषा को लेकर है। कई बार मुझे ऐसा लगता है प्रियंका कि जैसे ही औरतें,
हमारे जैसी औरतें जो हिंदी पढ़ाती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, वो भी जब सेक्सुअल एब्यूज़ की बात करती हैं तो यौन उत्पीड़न की जगह सेक्सुअल एब्यूज़ कहने लगती हैं, मतलब कि काम चलाओ अंग्रेजी का इस्तेमाल करने लगती हैं वो अपने उत्पीड़न की जब बात करती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस भाषा को बरतती हूँ वह पीड़ित की भाषा नहीं है, वह अपराध करने वाले की भाषा है। उसमें जो शब्द आते हैं, जो प्रतीक आते हैं, जो डिटेल्स आते हैं, वह उत्पीड़न करने वाले की भाषा के अधिकार के हैं। तो आप जब विक्टिम से मिलती हैं वो कैसे अपनी बातें आपको किस भाषा में बताती हैं? क्या वह सहजता से, आसानी से बता पाती हैं? प्रियंका, किस भाषा का इस्तेमाल करती हैं? चल के आना पड़ रहा है इतनी दूर तक। हाँ हाँ, ठीक है। मैं सुदीप्ति 2 पॉइंट्स पे छोटा सा क्विक आंसर देती हूँ मैं, क्योंकि सभी लोग, हम समय का थोड़ा की कमी है इसमें। पहले तो ये कि ये जो आपने बात पकड़ी है बहुत बारीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये ज़रूर सच है कि हमारी जो भाषा है, जब हम सेक्सुअल वायलेंस की बात करते हैं तो वो उत्पीड़क की भाषा है, ये खिंच के आता है जस्टिस सिस्टम तक। मेरी किताब में जो लास्ट चैप्टर है उसमें हमने रिहैबिलिटेशन ऑफ रेप सर्वाइवर्स की बात करी, उनके पुनर्वास का जब बात आती है तो हम बहुत सारे मैंने जजमेंट्स पढ़े, तो उसमें एक बात निकल कर आई कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो रिहैबिलिटेटिव होने की बजाय रिट्रीब्यूटिव है। यानी कि वो पुनर्वास पर उतना जोर नहीं देती, लेकिन वो सबसे पहले दंडित करने पर उसका जोर रहता है कि उसे दंडित करना है। पुनर्वास जबकि हमारी, तो इस यहीं से मतलब वो चीज़ वहाँ से खिंच के आती है और वो एवरीडे यूज़ तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, नीचे गिरते गिरते प्रतिदिन की भाषा में वो चीज़ आती है। तो हमें ये चाहिए था, मैंने इस बात के लिए बड़ा वाउच किया है अपनी किताब में कि हम रिहैबिलिटेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। रिट्रीब्यूशन तो एक चीज़ है कि हम दंडित कर रहे हैं, कितना दंडित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर उसके साथ में पुनर्वास और करेक्शन, जो अक्यूज्ड है उसको भी मतलब हम कैसे सुधारात्मक दृष्टि से जा सकते हैं करुणा के साथ, वो भी एक दृष्टि होनी चाहिए। और दूसरा जो बिंदु आपने कहा कि रेप सर्वाइवर्स कैसे बात करती हैं, उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ जब भी होते हैं वो बहुत ऑर्गेनिक, मुझे लगता है कि उसमें मैं बहुत चुप रहती हूँ, उसमें साइलेंसेस बहुत काम करते हैं। सबसे पहले आपको खुद मतलब ये ऐसी चीज़ है जो कि मतलब आपके अंदर होती है या फिर नहीं होती है, तो आप इसको ओढ़ नहीं सकते। मतलब जिसे कहते हैं एक पीपल्स पर्सन होना, यानी लोगों का आदमी होना बहुत ज़रूरी बात है। लोगों का नागरिक, अपने देश के साथ, ये लोगों के साथ एक आपको करुणा, एक एम्पैथी फील होनी चाहिए कि यार ये मेरे लोग हैं, ये मतलब ये मेरा देश है, ये हमारे यहाँ की, या मतलब ये हम एक जो वसुधैव, या हम एक ग्लोबल सिटीजन की भी बात करें तो ये फेलो ह्यूमन बींग्स हैं। उनके प्रति आप जब जाएं तो करुणा की दृष्टि के साथ जाएं, चुप रहें और बहुत टाइम दें। जब आप ये चीज़ या तो आप में होगी ना, या तो नहीं होगी, इसको आप फेक ऑफ नहीं कर सकते। और बिल्कुल चुपचाप जाती हूँ मैं, बहुत सहज। मैं बड़े जलसों में या जैसे बड़े समारोह होते हैं, बहुत ऊंची जगह पे चली जाती हूँ तो थोड़ी असहज हो जाती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे छोड़ दीजिए गांव में, छोटे कस्बों में, मतलब मैं घर में घुस जाती हूँ लोगों के आराम से, मतलब मेरी एक सहजता है लोगों के साथ। तो मैं रसोई में चली जाती हूँ अंदर, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्त्री होने की वजह से एक मेरे को थोड़ा सा उसमें सहजता भी रहती है। उनके साथ अंदर जाके कहीं आराम से थोड़ा समय बिताते हैं, चुप रहते हैं। और आप वो रिपोर्टर या पत्रकारों वाली जल्दी मेरे अंदर कभी नहीं रही, मैंने उस तरह की कभी रिपोर्टिंग करी ही नहीं। और बहुत टाइम लेती हूँ, उनको पहले खुलने देती हूँ और आपको चुप रहना होता है। और मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं सुदीप्ति, जब लोग मेरे हाथ पकड़ के मेरे गले लग गई हैं, रोने लगी हैं, और उन्होंने मतलब मुझे खींच के रसोई में ले आई हैं। और मतलब उन्होंने जिस तरीके से अपना दिल खोला, एक बार उनको भरोसा हो जाए आपके ऊपर कि आप कोई वॉयर नहीं है, मतलब आप उनको नोचने नहीं आए गिद्ध की तरह। आपको मतलब नहीं निकालना अपना कुछ, आपको अपना करियर नहीं, आप यू आर जेन्युइनली कंसर्न्ड, आप इन्वेस्टेड फील करते हैं, आप निवेशित हैं उसमें। जब उनको ये महसूस हो जाता है कि आप उनमें निवेशित हैं, ये आपकी भी कहानी है और एक साझा आपका उसमें एक इमोशन है, तो वो ऐसे अपना दिल खोलती हैं, आप हैरान रह जाएंगी। मतलब मुझे खींच के ले आती हैं अंदर रसोई में, और मेरे इतने वर्षों तक उनके साथ संवाद चले, बहुतों के साथ मैं सालों तक टच में रही, और ऐसी काव्यात्मक बातें कहती हैं ना, मैं हैरान रह जाती हूँ। फ़ोन करके रात को कभी 12-11 बजे, दीदी मेरा मतलब हमारा मन कर रहा है कि हम शहर आ जाएं जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो, इतने लोग जीवन गुजार लेते हैं, मैं भी अपनी मिट्टी उठाऊंगी। दिस इज़ अ रेप सर्वाइवर जिसका बहुत पॉलिटिकल एक रेप केस था, मतलब जो अक्यूज्ड है वो बहुत नेम पॉलिटिशियन है और बहुत ही बहुत ही प्रचारित
प्रभावित मामला था, वो इतनी ज़्यादा उस लड़की की इतनी ट्रॉमेटिक स्टोरी है कि मैं नाम ले सकती हूँ कि वो एक फर्स्ट सर्वाइवर्स में से जिसने खुद अपना नाम लेना चूज़ किया। बांदा की लड़की थी और बीएसपी के पॉलिटिशियन थे जो अक्यूज थे इसमें, उनको जेल हुई, कन्विक्टेड है, पूरा मामला सब हाई कोर्ट से जेल हुई है, सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। तो वो मेरे बार बार मतलब मुझे बोलती थी कि मैं, इतने लोग गारा मिट्टी कर लेते हैं दीदी, मैं भी गारा मिट्टी कर लूँगी, मैं शहर जाना चाहती, मुझे कहाँ कोई जानता ना हो, मैं वहाँ जाके मैं मिट्टी उठाऊंगी, मैं अपना दुनिया, मतलब वो ऐसी काव्यात्मक बातें कहती है, उसमें इतनी करुणा है उसकी बातों में। जब वो मुझसे बात करेगी तो वो बहुत सहजता, एक बॉन्ड होता है, आपको निकलना नहीं है वहाँ से रिपोर्ट करके मुझे अपना मतलब, आप इफ़ यू आर जेन्युइनली, मैं तो इस पेशे में आई इसलिए थी क्योंकि मैं थोड़ी पागल, मतलब मुझे इसकी दीवानगी है, मतलब मैं कंसर्न फील करती हूँ। तो अगर वो कनेक्शन हो जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट, और फिर वो ज़िंदगी भर की कनेक्शन हो जाती है, वो छूटती नहीं है। वो आप जाते हैं, एक मित्र बना के आते हैं। और ऐसा मेरे साथ मैं जितनी जगहों पे गई हूँ वहाँ से मैं लोग कमा के लौटी हूँ, मतलब वो एक इंटरव्यू नहीं था मेरे लिए कभी। मैं अपने वक्ताओं से आग्रह करूंगी कि अब वो माइक स्वयं एक दूसरे को पास कर दें। मैं यहीं से सवाल पूछती हूँ। और अच्छा ठीक है, गरिमा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैं प्रियंका जी के अनुभव से जोड़ते हुए अपने अनुभवों के बारे में कहूँगी कि जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, कि जब हम किसी रेप सर्वाइवर या किसी यौनकर्मी से बात करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसके साथ कैसे हमारे संबंध विकसित होते हैं। मेरे पास भाषा का एक बहुत बड़ा बैरियर था। स्लोवानिक लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती थी और मैंने जो भी इंटरव्यूज़ किए रेप सर्वाइवर्स के, वो उन लोगों के किए जो लोग जिनके लिए मुझे कह लीजिए कि दुभाषीय की इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ी। और एक पहला तो जो एक वाक़या हुआ कि जिसे पूसी कैट सीरीज़ की जो दुकानें थीं, उन दुकानों में जो औरतों को सिर्फ पैंटी और ब्रेसियर पहना के शीशे के कांच के जारों में खड़ा कर दिया जाता है। और ये लगभग पूरे यूरोप में है। जैसे कि आप गुड़िया खरीदने जाते हैं और आप उस शरीर को तौल करके उसका हिसाब करके और ख़रीद सकते हैं। और वो तरह तरह की मुद्राओं में वो स्त्रियां, अर्धनग्न स्त्रियां खड़ी रहती हैं। आप जाइए और उनका मूल्य लगाइए। ऐसी ही एक स्त्री से जब मैंने इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो मुझे गालियों का शिकार होना पड़ा और मेरे दुभाषी ने मुझे बताया कि आप यहाँ से निकलिए, ये आपको बहुत सारी गालियाँ दे रहे हैं। पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट भी थी और उनको लगा कि यदि इससे उनके अनुभव जो वो बताएंगी हमें, अगर उससे उनको कोई आर्थिक लाभ नहीं है तो वो अपना अनुभव क्यों बताएं। कई जगह मुझे अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ा रेप सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज़ लेने के लिए, क्योंकि स्त्रियां बताने के लिए तैयार नहीं थी। मसलन एक बूढ़ी स्त्री का मैंने इंटरव्यू लिया जिसने ये बताया कि उसकी 16 साल की लड़की को उसके सामने सर्ब सेनाओं ने बलात्कार किया उसका और उसके बेटे का गला काट दिया। ये बात बताने के लिए उसने 3 दिन लिए और बहुत बड़ी रकम भी ली। तो ऐसा भी होता है कि जहाँ पर भाषा हमारे लिए साधक नहीं होती, वहाँ पर हम अर्थ के माध्यम से रेप विक्टिम्स तक और यौन हिंसा के शिकारों तक हम जाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है प्रियंका जी की कि एक बार जब संपर्क बन जाता है तो वो स्त्रियां अपने बारे में बताने के लिए और बताने के लिए खुद ही उत्सुक हो जाती हैं और व्याकुल हो जाती हैं। थैंक यू। शुक्रिया गरिमा जी। मीना जी, मैं अब आप ही से पूछने वाली हूँ। दरअसल जिस हिंसा की हम बात कर रहे हैं आप उससे गुजरी हैं और मैं एकदम अपने को असंवेदनशील पाऊंगी अगर मैं उसके कब, कहाँ, क्यों, कैसे मैं जाऊं, तो वो मैं जाऊंगी नहीं।
मुझे लगता है कि हम सभी के लिए ज़रूरी है ये जानना कि ऐसी हिंसा से गुजरकर आप उभरी कैसे, आपके उभरने की ताकत कहाँ से आई, किन चीज़ों से आई, कैसे आपने अपने आप को समेटा, और जिस तरीके से जिस रूप में हम आपको पा रहे हैं इतना सबल, ये कैसे हुआ? थैंक यू दीप्ति जी। सबसे पहले मैं हंस टीम को मैं नमस्कार करना चाहूँगी और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आज ये प्लेटफॉर्म हमको दिया कि हम अपने बारे में कुछ बात कर सकें। सो दीप्ति जी जो कह रही हैं कि मतलब मैंने अपने आप को कैसे खड़ा किया, ये बताना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत टाइम लगा। जब किसी भी औरत के साथ, देखिए एक हिंसा होती है शारीरिक हिंसा जो दिखती है कि चोट लगी है, ये लगा, एक मानसिक हिंसा जो दिखती नहीं, एक ऐसी हिंसा जो मतलब पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दे। आपको आर्थिक तंगी, शारीरिक तंगी, मानसिक तंगी, मतलब हर तरफ से आपको एकदम निचोड़ देती है। तब इंसान कैसे खड़ा होता है। लेकिन उसके लिए भी ना कोई ऐसे हमारे मतलब होते हैं प्रेरणा देने वाले कि नहीं आप खड़ी हो, हम आपके साथ हैं, आप कुछ भी करो, किसी तरह करो। मतलब कभी ये लगता कि ना कि अरे नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बगल वाले करें नहीं आप कर पाओगी, क्यों नहीं कर पाओगी। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है एक सहानुभूति कि आप चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सब कुछ कर लोगी। मैं उस जगह नाम लूँगी माधवी कुकरेजा जी का। माधवी कुकरेजा जी जो कि लखनऊ में रहती हैं, उन्होंने मुझे खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी एक अपनापन जो उन्होंने दिखाया कि आप खड़ी होइए, हम आपके साथ हैं। करना उनको कुछ नहीं था, करना सब मुझे ही था। आप खड़ी होइए, आप महिला, मतलब ये उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहती। मैंने कहा कि मैं इतना हिंसा झेली हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि अब कोई भी ऐसी औरत इस तरह की हिंसा झेले। लेकिन शायद मेरे मना करने से ये हिंसा बंद नहीं हो जाएगी। बंद तो तभी होगी जब सभी खड़े होंगे साथ में, खास करके औरतें खड़ी होंगी कि नहीं मैं किसी भी तरह की हिंसा नहीं सहूँगी। तो वो हिंसा, मतलब मैं महिलाओं हिंसाओं के साथ में काम करने लगी कि मैं इस तरह की हिंसा नहीं सहूँगी और ना ही किसी को सहने दूंगी। तो धीरे धीरे करके मेरे अंदर एक मतलब हिम्मत आई कि चलो मैं कुछ तो कर पा रही हूँ। मैं अपने आप को खड़ा करने लगी कि नहीं मैं ये सब कर पा रही हूँ, मैं इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। देखिए हिंसा का, जैसे अभी आपने बताया कि हिंसा बलात्कार है, मारपीट है, सब। एक हिंसा और भी बहुत बड़ी है, एक जो महिला और पुरुष में है। कभी भी एक पुरुष अपनी बराबरी से किसी भी मतलब अपनी महिला को खड़े होते हुए नहीं देख सकता। जब भी एक पुरुष अपनी महिला, अपनी बीवी को अपने बराबर से या अपने से ऊंचे जाते हुए देखेगा तो वो हिंसा 100% है। ये कोई मतलब पता नहीं इस टीम में बैठे कितने लोग मानेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है। शायद ये हिंसा मेरे साथ जो हुई है, ये हिंसा इसीलिए हुई है कि मैं अपने पति से आगे बढ़ रही थी, मैं ज़्यादा कमा रही थी, वो चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हुई। तो जैसे दीप्ति जी ने कहा कि मैंने अपने आप को कैसे खड़ा किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें सही हैं, इस समाज की, इस परिवार की इतनी सारी चीज़ें सही हैं, इतनी बातें सही हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो कि मैंने वो सब कैसे बर्दाश्त किया होगा। लेकिन मैंने किसी की कुछ नहीं सुनी। मैंने कहा मैं हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, केवल मैं करूँगी। मुझे किसी की कुछ नहीं सुना। शायद आज इस जगह मैं खड़ी हूँ, इस जगह मैं बैठी हूँ, शायद इसी वजह से। अगर मैं लोगों का ये सुनती कि कोई कि फलाना क्या कह रहा है, धमाका क्या कह रहा है, परिवार क्या कह रहा है, तो शायद मैं आज कटोरा मेरे हाथ में होता और लोग हमको भीख भी नहीं देते। क्योंकि इस तरह के चेहरे के साथ लोग देखते नहीं, मतलब निकलते थे पास से तो लोग दूर भाग जाते थे कि जैसे मैं क्या इंसान नहीं हूँ ना, मैं इंसान नहीं हूँ। क्योंकि उनको लगता था कि अरे इनका इतना चेहरा खराब है, ये ऐसा ना हो मेरे बगल से निकले। मुझे मतलब कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता था कि ये जो मेरा चेहरा, ये जो मेरी हालत है, इस समाज के एक पुरुष ने ही किया है। और आज जिसको अच्छा लगता वो कोई मेरे साथ है, नहीं वो कोई मेरे साथ ना, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। तो हिंसाएं कई तरह की, अब जैसे आपने बताया कि लोगों के साथ बलात्कार होता, लोगों के साथ मारपीट। आज की तारीख में मैं लखनऊ जेल में काम कर रही हूँ
और लखनऊ जेल में ऐसी औरतें बंद हैं जिनका समझ लो कि उनको ये भी नहीं पता कि मैं किस लिए जेल में बंद हूँ। वो मर्डर नहीं की हैं, चोरी नहीं की हैं, मतलब कत्ल नहीं की हैं, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो जेल में बंद हैं। तो एक तरीके की हिंसा ये भी है। और रही बात कि कैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में उठना चाहिए या मैं कैसे उठी हूँ, शायद मेरी हिम्मत मेरे काम आई है। अगर मैं अपनी हिम्मत हार जाती तो शायद मैं आज इस जगह नहीं खड़ी होती। तो किसी भी इंसान को, किसी भी मतलब इंसान के शरीर में कोई भी हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर आपके अंदर चाहे कितना भी आप टूट जाए, कितना भी टूट जाए, लेकिन एक मन में जो उल्लासा होती कि नहीं मुझे ये करना है और मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप समझ लिया मिट्टी को भी सोना बना सकती हैं। शुक्रिया मीना जी। देखिए दोस्तों, मैंने सवाल तो सबके लिए 4 तैयार किए थे, लेकिन मैं जो समय देख रही हूँ बहुत सारा समय चला गया है एक एक सवाल में ही। तो मैं वक्ताओं से आग्रह करूँगी कि अगर वो छोटे छोटे आंसर दें तो एक एक सवाल मैं और पूछ लूँ, फिर ऑडियंस से सवाल हम लेंगे। तो सुधा जी, मीना जी सुधा जी को दे दीजिए माइक। सुधा जी, मैं उस बाइनरी में नहीं जा रहे हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और ये होता भी नहीं है, ये क्रिएटेड है, ये क्राफ्टेड है। लेकिन फिर भी मैं गांव से आई हूँ, कस्बे में भी जीवन बिताया है और शहर में भी, और शहर में भी दिल्ली के गाँव में भी रही हूँ और यूनिवर्सिटी में और अब सोसाइटीज़ में भी। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी जगहों पर नई बहू आती है, पति उसको थोड़ा बचाता है, लेकिन जो घर की स्त्रियां हैं, जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं, उस पर हिंसा करती हैं। और कहीं ना कहीं पति उसको जब डिफेंड करता है तो उसको मऊगा, उसको जोरू का गुलाम, उसको नपुंसक कहती हैं। और ये जो स्त्रियों के बीच में पसरी हुई कंडीशनिंग और हिंसा है, उसका उपाय क्या है, उससे बचाव क्या है? ये तो मैंने एक बार लिखा भी था कि एक लड़की को ससुराल भेजना ऐसा है जैसे दुश्मनों के खेमे में निहत्थे किसी को भेज देना। तो इसका उपाय तो बहुत एक लंबी श्रृंखला है। अगर हम उस पर एक पूरा सेशन करना चाहें तो सबसे पहले हमारे हाथ में है कि हम अपने बेटों को शिक्षा दें। बेटियों को तो आज तक हम शिक्षा देते ही आए हैं, पर बेटों को शिक्षा दें कि वो अपनी बहनों का सम्मान करें। माँ को चाहिए कि बेटों को शिक्षा दे कि रसोई में हाथ बटाए, और पूरा माइंडसेट जो एक तैयार होता है। मुझे ये लगता है कि हमारा जो समाज है उसमें पुरुष भी इस पूरे सिस्टम का विक्टिम है। पुरुष भी इसका शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर जो इनग्रेंड कर दिया जाता है उसके बड़े होने का एहसास, उसके बेहतर होने का एहसास। अभी मीना जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक पति भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर उसकी पत्नी उससे 4 कदम आगे दिखाई देती है तो उसको 10 कदम पीछे धकेलने की कोशिश करता है। हम लोग उस देश में जी रहे हैं जहाँ ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर साहब जैसे लोग हुए कि ज्योतिबा फुले, अगर सावित्रीबाई फुले के साथ वो ना होते तो आज सावित्रीबाई नहीं होती। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होती अगर लक्ष्मण सिंह चौहान नहीं होते। उन्होंने जब वो जेल जाती थी तो वो कह के जाती थी कि आप बच्चों का ध्यान रखना। वो कहते थे बिल्कुल चिंता मत करो, और लक्ष्मण सिंह पूरा ध्यान रखते थे। और जब भी उन्होंने सुभद्रा जी के एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चले। पर ये भी मैं कहूँगी कि पहले के समाज में औरतें पति के सहयोग से आगे बढ़ती थी, आज पति के असहयोग से आगे बढ़ती है। पति जितना असहयोग करता है वो उतनी आगे जाती है, जितनी हिंसा करता है वो आगे बढ़कर दिखाती हैं। हमारे सामने एक लंबी लिस्ट है। नृत्यांगना दमयंती जोशी को ले लें, अनूप जलोटा की पत्नी सोनाली को ले लें, सिंधु ताई सपकाल को लें, और एक लंबी लिस्ट है, मैं लिख कर लाई थी। खैर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ हिंसा हुई और जो सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। फ्लेविया एग्नेस को हमने देखा है जब वो 3 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दी गई थी। वो आज कितनी बड़ी फैमिली कोर्ट की वकील बनी हुई है। इसके अलावा हमने ऐसी सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखा है जो अपने घर पर शेल्टर होम बनाकर और
प्रताड़ित महिला को लाती थी और वो प्रताड़ित महिला को घर में शरण स्थली देती थी और वो महिला उनके पति को फांस कर उसको बाहर कर दिया। एक तरह से थोड़ा सा आप जो हमारी अभी एक भारतीय राजनीति में जो महिला नेत्री है उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत बहुत कुछ होता है और इसके मुझे लगता है ये मुद्दा इतना बड़ा है कि एक एक वक्ता के साथ पूरा एक एक सेशन होना चाहिए। जैसे मीना जी के साथ ये तो रचना जी के साथ अनुरोध है मेरा कि एक एक वक्ता के साथ एक एक सेशन अगली बार प्लान होना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा साहित्योत्सव जब बनाया गया और इतने वर्सेटाइल वक्ता एक साथ पैनल में मिले तो सवाल भी खत्म नहीं होंगे, समय ही यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। नीला जी, अब मेरा जो सवाल है आपसे है, ये बहुत छोटी सी बात है कि दफ्तरों में जो कामकाजी स्त्रियां होती हैं, कई बार उनके बॉसेज या उनके साथी या उनके सहकर्मी आमतौर पर ऐसे कह देते हैं, अरे लड़की है ना इसलिए इसका काम हो गया, लड़की होकर भी इसने ये कर दिया, तुम नहीं कर सकते। मतलब ये बहुत छोटी सी बात लगती है, ये ऑफेंसिव या इससे ऑफेंड होने वाली बात भी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी ये बहुत चुभने वाली बात है। मतलब इसके पीछे जो हिंसा है कि लड़की होकर इसने ये हासिल कर लिया या लड़की, वो कहना क्या चाहते हैं, और ये जो माहौल है क्या अभी भी ये ऐसे ही चलता है? मेरे जवाब में मैंने जो पहले बातें कही उसके 2-3 मुद्दे फिर से उठाना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने कहा कि वो लड़के जो हैं सो उन्हीं पुरुष सत्तात्मक परिवारों में पाले गए हैं जहाँ उनको ये सिखाया गया है या बहुत महीन तरीके से बिना कहे भी उन्होंने ये समझ लिया है कि अपर हैंड हमेशा हर चीज़ में उन्हीं का होना चाहिए। तो वो ये मानकर चलते हैं कि जितनी साथी सहयोगी लड़कियां हैं, भले ही वो किसी रिजर्वेशन से नहीं आई हूँ, ऐसे जॉब में हूँ जहाँ महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं था, तो भी वो मानकर चलते हैं कि इसे अपनी औकात हमेशा पता रहनी चाहिए कि तुम हमारी साथी हो भी पर फिर भी हमसे नीचे हो। तो उनके मन में ये रहता है कि लड़की है तो थोड़ी दबी दबी रहेगी और अपने करियर से ज़्यादा घर परिवार को तरजीह देगी। तो उनके लिए ये बड़े मज़े की बात है जो कि लड़कियों के लिए बहुत चुभने वाली, और वो उनके साथ एक तरह की भावनात्मक हिंसा ही है कि अगर वो कह दें कि तुमने ये कैसे कर दिया। क्यों? इसमें ये छुपी हुई धारणा उनकी ये है कि तुम तो हमारे बराबर हो नहीं, भले ही तुम हमारे साथ की कुर्सी पर बैठी हो, तो ये तुमने कैसे कर दिया। पर मैं आपको ये बहुत खुशी से बताना चाहूँगी कि हमारी अगली पीढ़ी की लड़कियाँ ये सब स्वीकारती नहीं हैं। वो जैसे ही उनको एक कहा जाए तो वो 4 सुनाती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो किसी आरक्षण से नहीं आई हैं, वो उनकी बराबरी से आई हैं, और ज़्यादातर ये हो भी रहा है कि दोनों का करियर बराबर से ही आगे जाता है। लेकिन इसमें एक मुद्दा जो मैं उठाना चाहूँगी वो ये है कि लड़कियों से एक अतिरिक्त अपेक्षा रहती है ऑफिसों में भी कि वो हमेशा जैसे प्रेजेंटेबल बनी रहें, और ये अक्सर होता है कि कई बार की इंटेलिजेंस पर मतलब उनके लुक्स को तरजीह दे दी जाती है कि अगर 2 बराबर की बुद्धिमान लड़कियां हैं तो मंच पर प्रेजेंटेशन के लिए उसे भेज देंगे जो ज़्यादा स्मार्ट भी हो। तो ऐसी स्थिति में बातें दोनों हैं, एक तो लड़कों की मानसिकता है और वही वो लड़के हैं जो ऐसी लड़कियों को चुन रहे हैं, वही बॉस चुन रहे हैं जो कि लड़कियां उनको प्रेजेंटेबल लगती हैं। लेकिन अब ये स्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, खास करके कॉरपोरेट के अंदर, और लड़कियां मुझे नहीं लगता कि सहने को तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हमें अपनी नई पीढ़ी की लड़कियों के लिए बहुत खुश और आशान्वित रहना चाहिए। और सही कहा आपने, जब मैंने कॉलम लिखना शुरू किया स्त्री मुद्दों पे, तो मेरा पहला कॉलम इसी पे था कि अब अगर आप कोई बात कह रहे हैं गंभीर, तो फटाक से कहेंगे आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, आप सुंदर लग रही हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। ये किस तरह की हिंसा है जिसके प्रति किया जाता है, वो बहुत अच्छे से समझता है कि उसकी बात की महत्वपूर्ण जो बात है, उसकी महत्ता को, उसके पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इसको डाइवर्ट किया जा रहा है और उसके स्त्री होने को तरजीह दी जा रही है, जो कि इतनी बेकार बात है। लेकिन इसे झेलती आप इसे ऐसे भी समझिए कि हमारे समाज में, परिवार में भी, ससुराल में भी और कुछ हद तक ऑफिस में भी लड़कियां कैसे रहें इसको लेकर कुछ मान्यताएं तय हैं। और
जैसे घरेलू लड़की है तो उसे हमेशा ये शिक्षा दी जाएगी कि पति की पसंद के अनुसार जियो। तो यहाँ ऑफिस में भी कुछ हद तक शायद उनके दिमाग में रहता है कि बॉस की पसंद के अनुसार काम करो, सजो, जियो। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये धारणाएं मुझे खुशी है कि टूट रही हैं। शुक्रिया नीला जी। प्रियंका, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं, तो मैं पहला पूछती हूँ फिर दूसरा, ठीक है? पहला तो ये है कि आजकल जो मीडिया के क्षेत्र से आप हैं, महिला पत्रकारों की बहुत धूम है, बहुत नाम है, और फिल्म स्टारों जैसी लोकप्रियता उन स्त्री पत्रकारों की है जो स्टार एंकर्स हैं टीवी पे, और स्त्रियों के लिए, बहुत सारी लड़कियों के लिए वो सफलता के मायने बन चुकी हैं। महिला मुद्दों पर भी ये बात करती हैं और बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करती हैं। समाज में रिपोर्टिंग के नए नए तरीके दिखा भी रही हैं, प्रस्तुत भी कर रही हैं और सबल दिखती हैं। लेकिन अपने अपने संस्थानों में अपने हक की लड़ाई अपनी साथी फेलो मीडिया कर्मी स्त्रियों की लड़ाई कितनी लड़ पाती हैं? अंदरूनी स्थिति मीडिया संस्थानों की, वहाँ पर स्त्रियों की। मैं दोनों को क्लब करके जी, दूसरा सवाल भी पूछ लीजिए। दूसरा सवाल तो वो व्यक्तिगत अनुभव का है जो आपका रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, वो इससे मिला हुआ नहीं है। अच्छा, आप इसका दीजिए फिर वो मैं पूछूं। ये बहुत मतलब वैरी करता है कि अंदर की लड़ाइयाँ कितनी, कई बार मुझे लगता है कि कई बार हम ये चूज़ करते हैं कि ये कहावत है ना, पिकिंग योर बैटल्स, कि आप कौन सी बैटल कहाँ चूज़ करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं। मुझे लगता है कई संस्थानों में जो मैंने देखा है, बहुत सारी फाइट्स, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी विमेन जर्नलिस्ट जो हैं वो करती हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैविएट मैं लगाना चाहूँगी। कैविएट ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी ज्योग्राफी क्या है। अगर आप दिल्ली में हैं, आप कहाँ से आती हैं, आपका वैंटेज पॉइंट क्या है। तो अगर आप देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है, जो उसकी पर्सनालिटी है, मतलब उसकी जो फाइट है और उसका जो लेवल है कि उसने किस हद तक वो अपनी निजी लड़ाइयों को ले जाता है, ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से है, उसकी जर्नी क्या रही, क्योंकि हम सब अपनी अपनी जर्नीज़ का परिणाम है। तो कई बार बहुत सारे लोग इस मामले में उन लोगों के पास एक एज रहता है जो शहरों में पले बड़े, सेंट स्टीफेंस में पढ़े हैं या बड़ी जगहों पे पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, शहरों में बॉम्बे और दिल्ली में रहे हैं, या फिर बहुत लंबा वक्त इन शहरों में बिता चुके हैं और बहुत कस्बे पैदा भी हुए लेकिन लंबा वक्त उन्होंने शहरों में बिताया है। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी अवेयरनेस उस व्यक्ति की तुलना में निश्चित तौर पर ज़्यादा होता है जो रूरल बैकग्राउंड से आता है, ग्रामीण परिवेश से, जिसका कास्ट इक्वेशन अलग है। तो इन सब चीज़ों का असर पड़ता है आपकी इंटरनल फाइट्स पर। आप अपनी देखिए, 2 तरह की फाइट्स हैं, एक दफ्तर की फाइट और ऊपर से सबसे बड़ी जो वुमेन जर्नलिस्ट के लिए फाइट होती है, डोमेस्टिक बैटल, निजी घरेलू आपकी जो बात। जब आप घर से शुरू कर रहे होते तो घर में जो सबसे बड़े, मैंने अपने सबसे बड़े युद्ध अपने घर में लड़े हैं। तो वो जो घर वाली, उसमें भी आप उतना, वो हर चीज़ डिपेंड करती है कि आप कहाँ से आते हैं। तो मैं वैंटेज पॉइंट को बहुत महत्व देती हूँ। तो ये जो बहुत सारे लोग जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे इस बात की हम इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते कि उनका प्रिविलेज है, उनका कास्ट प्रिविलेज है, उनका क्लास प्रिविलेज है। ये सारे प्रिविलेजेस काम करते हैं कि आप कितनी तेज़ी से आवाज़ उठा पाते हैं। बहुत लोगों को समय लग जाता है, जो लोग छोटे शहरों से आते हैं, छोटे गांव से आते हैं, जिनको भाषा का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और बहुत सारी चीज़ों में एक रोल होता है, आपकी लड़ाई की आवाज़ में रोल होता है, अंग्रेज़ी का रोल होता है। तो बहुत सारे लोगों को समय लग जाता है और इसीलिए मैं इस बात के बहुत पक्ष में रहती हूँ कि इंक्लूसिव हो न्यूज़ रूम इंक्लूसिव हो, उसमें हर तरह की आवाज़ें हों और हम लोगों को पुश करें और आगे बढ़ाने की, मतलब ये कोशिश करें कि अलग अलग कास्ट और अलग अलग डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। प्रियंका, मैं समझ रही हूँ ये पॉइंट, लेकिन मेरा जो मुद्दा है, मेरा जो सवाल है कि जो जैसे कॉरपोरेट के अंदर की हिंसा, घर के अंदर की हिंसा हमने बात की, तो न्यूज रूम के अंदर की हिंसा बहुत उभर के आई जब मी टू के बारे में हुआ। बहुत सारी, जो आप कह रही हैं कि बहुत सारी स्त्रियाँ बोल नहीं पाई पहले, वो बाद में बोली क्योंकि उस समय मौका मिला, ठीक है। लेकिन जो मेरा जो दूसरा सवाल है वो बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है कि जब हम दृश्यों और शब्दों में किसी बलात्कार की घटना को पढ़ते हैं, वो अलग होता है जो हम जाकर उसके विक्टिम से मिलते हैं, जो कि आपने कई बार किया है। और जहाँ तक मुझे याद है, एक आध बार आप स्वयं भी बहुत ऐसी स्थितियों में फंसी कि जहाँ पर आपको भी बहुत असुरक्षा बोध हुआ और ऐसा लगा कि आप कितनी सुरक्षित वापस आएंगी, ये मामले भी सामने आए। तो जो इतना और पूरी किताब आई उसके बाद, तो उसको रिलीव करने जैसा था। तो ये देखने का जो अनुभव है, उसको दोबारा सुनने का जो ट्रॉमा है,
वह भी क्या एक हिंसा का भुक्तभोगी होना है, क्या उसका पार्ट होना है? जी जी सुदीप्ति, ये तो मतलब ये रहा है मेरे साथ। मेरे को आपने बहुत ये डेलिकेट क्वेश्चन है, मेरा एक पॉइंट है एक्चुअली इस किताब को करने का और ये पूरी रिपोर्टिंग का जो पूरी यात्रा रही है, इसने बिल्कुल बदल दिया है मुझे। मतलब मैं एक शब्द यूज़ करती हूँ अपने लिए कि मैं म्यूटेंट हूँ अपनी, जैसे कि जो मेरा पुराना सेल्फ था वो अब सेल्फ बचा ही नहीं है। ये जो सेल्फ अभी है ये पुराने सेल्फ का म्यूटेशन हो चुका है। तो ये जो 10-11 साल की रिपोर्टिंग थी इसमें मेरा म्यूटेशन हो गया। और ये जब आप लोगों से मिलते, क्योंकि 2 तरीके हैं, या तो आप दूर से मिलें और मिल के आ जाएं, लेकिन मेरा वो प्रोसेस नहीं था। मतलब मैं कभी भी जैसे किसी भी चीज़ के लिए जाती थी, इंटरव्यू के लिए, तो मैं बहुत निवेशित रहती हूँ उसमें। तो जैसे मैं मिलती हूँ तो मैं मतलब पूरी आत्मा के साथ उस क्षण में वहाँ पे प्रेजेंट रहती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, इतनी लंबी बातचीत और ये सब चीज़ें आप वापस लेके आते हो। मतलब मैंने ऐसा समय देखा है, मेरा पूरा फ़ोन भरा रहता था FIRs, रेप और पोस्टमार्टम की फ़ोटोज़ से। मेरे लैपटॉप में रेप MP, रेप UP, रेप मतलब पूरा और इसके अलावा भी जो मेरी रिपोर्टिंग रही है कास्ट एट्रोसिटीज़ पर, चाइल्ड अब्यूज़ पर और सोशल जस्टिस के अलग अलग एंगल्स पर, तो वो ऐसा हो जाता था कि आप एक क्राइम से दूसरे क्राइम पे जंप कर रहे हो। तो मतलब मेरे को इतने ब्रेकडाउन्स हुए हैं कि अभी जो मुझे ब्रेक लेना पड़ गया है, ये उसका एक नतीजा है। ये आपको बहुत हिलाता है। अगर आप सेंसिटिव हैं, आप पागल हो जाएंगे। मतलब आप नम हो जाते हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे असर होता है। और अगर मैं पोइट्री नहीं पढ़ रही होती, अगर मैं फिक्शन नहीं पढ़ रही होती, तो मैं बचती नहीं शायद। मतलब मुझे किताबों ने बचा लिया एक तरीके से। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बुक्स। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ कि पढ़ना, पोइट्री पढ़ना, रोज़ पोएम पढ़नी चाहिए, वो जिंदा बच जाओगे आप। बहुत अच्छी बात है। हमें किताबें, संगीत, कलाएं यही हमें बचाती हैं। और जैसा कि अणुशक्ति इधर आई हैं तो आप समझ ही गए होंगे हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। और अगर श्रोताओं में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो मैं 1-2 सवाल ले सकती हूँ। 1-2 सवाल मेरे अभी वक्ताओं से बचे हुए हैं, लेकिन सर टिप्पणी नहीं कीजिएगा, सवाल पूछेगा, मेरा यही अनुरोध है। तो कोई माइक दे। जब तक अनु ले जा रही हैं, मैं एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ मीना जी से। मीना जी, जो आज भी स्त्रियाँ, बच्चियाँ हमारे समाज में बहुत अधिक शिकार बनने को मतलब एक तरह से प्रस्तुत हैं, और अक्सर उत्पीड़क, जैसे कि आपके पति ने आपके साथ ऐसा किया, तो अक्सर उत्पीड़क उनके परिवेश से ही होते हैं। तो कैसे मतलब उनको सतर्क रहना चाहिए, या परिजनों को या स्त्रियों को? अब हमेशा ही हम 4 आँखें 6 आँखें इधर उधर करके नहीं चल सकते, फिर भी कुछ चीज़ें अपने जीवन में माननी चाहिए जिससे सतर्कता बनी रहे कि हम इसके शिकार न बने। होता ये है कि देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि एक लड़की या एक ज़्यादातर बच्चियां होती हैं जो अपने परिवार पे, अपने माँ बाप पे, अपने भाई पे इतना भरोसा करती हैं। चलो वो माँ बाप हैं, भरोसे लायक है, उनको करती, साथ में ससुराल भी जाती है। ससुराल में खैर किसी पे ना करेंगी, लेकिन अपने पति पे तो उनको बहुत भरोसा रहता है। उनको लगता है कि जो मेरे पति करे वो सब सही है, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। अगर बाई चांस वो करती भी है विरोध तो उस बात को दबा दिया जाता है। तो हमारे जैसे हम लोगों को बचपन सिखाया जाता कि नहीं, पति ही परमेश्वर है। शादी हो गई तो शादी के बाद पति परमेश्वर है, शादी के बाद पति जो कहेगा वो तुमको करना पड़ेगा। अब भाई जैसे संस्कार हमको जैसे माहौल में हमको पाला गया, तो जाहिर सी बात है माँ बाप की बात हम नहीं टाल सकते, हम वही चीज़ें लगातार करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जैसे अभी आप मैडम ने कहा कि ये फूलाबाई क्या कहते हैं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाबाई फुले की ज़माने की बात नहीं है, रामचरितमानस की बात नहीं है, ये आज के ज़माने की बात है। क्योंकि अगर आप अपनी आंखें चौकन्ना नहीं रखेंगे, अपने आप को चौकन्ना नहीं रखेंगे, तो हमारी जैसी 10 औरतें और तैयार हो जाएंगी। तो हम कहते हैं उनके साथ, उन पे विश्वास करें, उन पे सब कुछ करें। लेकिन जहाँ पर देखें कि मुझे इनका रवैया, खास करके अपने हस्बैंड का और ससुराल पक्ष का रवैया सही नहीं लग रहा, तो देखिए ना हम आपको कुछ कहेंगे ना आप हमको कुछ कहें। सीधे से बस ये है कि हमारा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। आप ये सोचिए कि उस परिवार में रह के आप सोचिए कि हम कमाने लगेंगे, बहुत पैसा देने लगेंगे, तो शायद ये हमको मान लेंगे ना।
कोई रास्ता ही नहीं है। सबसे सीधी सी बात यह है कि आप अपना रास्ता अलग खड़ा कीजिए और उनको और अलग जाने दीजिए। आप अपने मन से अपना कमाइए, खाइए। उनके साथ रहेंगी तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। मेरे जैसी हालत हो सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया मीना जी। आप सर कुछ पूछना चाहते हैं? मैं अपना सवाल पूछूं? जी बिल्कुल। हेलो। किससे पूछ रहे हैं वो भी बताइएगा। मैं हुमायूं जमील हूं और हंस से को पढ़ने और लिखने का पुराना संबंध रहा है। बड़ी अच्छी पैनल हमारे सामने है और हम लोग सब बड़ी बहुत ध्यान से आपकी बातें सुन रहे थे। मेरा एक प्रश्न है, अभी बातचीत के दौरान चूँकि नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है और नारी के उत्पीड़न के बारे में हम सब अवगत हैं और उन सब के बारे में आप लोगों ने बताया। एक बात अभी आई कि जब आपने ये कहा कि अक्सर समाज में ऐसा सुनने को मिलता है कि अरे तुम लड़की होते हुए तुमने ये कर लिया, अरे तुम तो लड़की हो फिर तुम ये कैसे तुमने किया। तो मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जो नारी शक्ति है और जो हमारी आज की मॉडर्न वुमेन हैं, उनको कभी कभी इन चीज़ों के डिफरेंसेस को समझने में शायद भूल होती हो। क्या ऐसा भी होता होगा शायद कि कभी जेन्युइनली अप्रिशिएट करके किसी ने ये बात कही हो? क्योंकि सब जानते हैं कि नारी और पुरुष दोनों एक मंच पे नहीं खड़े हैं। नारी को बहुत सारी चीज़ों को, जिम्मेवारियों को निभाते हुए वो अचीव करना होता है जो मर्द बहुत आसानी से कर लेता है। हुमायूं जी शुक्रिया, मैं समझ गई। मैं ये कहना चाहते हैं और पैनल से ये पूछना चाहता हूँ कि आज की जो मॉडर्न लड़की है और मॉडर्न वुमेन है, क्या वो इस बात के फ़र्क को समझने की कोशिश कर रही हैं? मुझे लगता है बहुत से मामलों में हम नहीं कर पाते हैं इनमें फ़र्क। उत्तर भी आप खुद ही देंगे। सवाल आपने पूछा कि क्या वो एप्रिसिएशन है या क्या वो कोई फ़र्क है दोनों के कहने में। तो सुधा जी, क्या कहने और कहने में फ़र्क है कि ना स्त्री होकर भी कर लिया? पहले तो मुझे नारी पर आपत्ति है। स्त्री शब्द, हाँ, नर और नारी हम बहुत उससे आगे बढ़ गए हैं। आज की नई पीढ़ी बहुत आगे बढ़ गई है और उसमें इतनी समझ तो आ गई है। मैं मानती हूँ हमारी उम्र की लड़कियों में, मुझ में इतनी समझ नहीं थी। हमने बहुत देर लगा दी इस समझ को पाने में और इस वजह से हमने ऐसा चाहा कि दूसरे लोग इतना वक्त ना लगाएं इसको समझने में। तो आज की नई पीढ़ी उस दौर से नहीं गुजरेगी जिस दौर से हम गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके लिए बहुत एक आशा का संदेश जाता है। हाँ। सुदीप्ति हैं, अणुशक्ति हैं, आपके सामने जीते जागते उदाहरण खड़े हैं। लेकिन जो इतने बड़े स्तर पर जो हिंसा होती है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जाति के नाम पे, खाप पंचायत के नाम पे लड़की को दूसरी अपनी जाति से दूसरे दलित से शादी कर ली, ब्राह्मण की लड़की ने तो बेटी को मार देते हैं। इस तरह की हिंसा का कोई इलाज नहीं है कि हमारा समाज इतना कूढ़ मगज है और इतनी ज़्यादा परंपराएं हावी हैं और हम हर दिन इससे जूझ रहे हैं। इस मानसिकता के लोगों को हम समझा नहीं पा रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत निरुपाय हैं। शुक्रिया सुधा जी। और हमारा सत्र जो है अब समाप्ति की ओर है। बस एक लास्ट, बहुत गरिमा जी बहुत छोटा उत्तर दूंगी मुझे पता है। तो आखिरी सवाल है, क्योंकि हमने साहित्य की तरफ इसको कम देखा है तो साहित्य से जुड़े हुए मेरे कई प्रश्न थे। एक बस पूछ लेती हूँ। हिंदी में महादेवी वर्मा को दूसरी मीरा और नीर भरी दुख की बदली ऐसा कह दिया गया, बना दिया गया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण, उनका संकलन है श्रृंखला की कड़ियाँ, वैचारिक लेखन का है और उसमें युद्ध और स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, स्त्रियों के बारे में इतनी उसमें चिंताएं और चिंतन दोनों है। लेकिन बाद में कथा, कहानी, कविता के दौर में वैचारिक चिंतन का एक अभाव सा स्त्री लेखन में दिखा। ऐसा क्यों है गरिमा जी? मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगी इस बात का। देखिए, महादेवी वर्मा को हमने श्रृंखला की कड़ियाँ बहुत बाद में पाठ्यक्रम में अब आ गई होंगी, लेकिन हम लोगों ने रहस्यवादी, छायावादी कविताएं पढ़ते हुए ही अपना विद्यार्थी जीवन गुजार दिया। और क्यों नहीं उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? क्योंकि पाठ्यक्रम बनाने वाले सब पुरुष थे।
बिल्कुल सही कह रही हैं सुधा जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। और पूरे साहित्य के इतिहास को, आलोचना के इतिहास को फिर से देखे जाने की ज़रूरत है और विशृंखलित कड़ियों को जोड़े जाने की भी ज़रूरत है। स्त्रियों का लिखा हुआ ऐसा बहुत सारा अतल गह्वर में है जो कि पुरानी लाइब्रेरीज़ की धूल खा रहा है, उसके बारे में हम जानते नहीं, जानना चाहते नहीं, और जब जानते हैं तो बहुत आश्चर्य, अच्छा उस समय भी औरतें लिख रही थीं, और बहुत ही आसानी से मतलब आप ये सोचिए कि स्त्रियों का रिएक्शनरी होना कितना ही स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि आज आपको लग रहा है कि नई पीढ़ी की स्त्रियां आपके साथ न्याय नहीं कर रही और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं गलत फहमी का भी शिकार हो जाती हैं, आप उनसे दोस्ताना ढंग से उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और वो पीछे पलट के कहती हैं कि इतनी हिम्मत है तुम्हारी। ये जो रिएक्शन है ये किस वजह से आया है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी साहित्यिक कृतियाँ हैं जिनको आज फिर से पढ़े जाने की ज़रूरत है। और पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में देख लीजिए कि सभी काल, भारतेंदु काल, भारतेंदु पूर्व साहित्य, इतिहास, प्रवृत्तियाँ जितनी भी हैं, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंदोत्तर युग, रामचंद्र शुक्ल पूर्व युग, और ये सारे जो खांचे बने हुए ये किसके बनाए हुए हैं? नामवर सिंह हो या रामविलास शर्मा हो, उनमें से किसी ने भी स्त्रियों के योगदान का यथोचित मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया है, नहीं किया। उसका पुनर्प्रयास अब किया जाएगा। 1904 में आपके सामने एक एंथोलॉजी आई महिला मृदुवाणी शीर्षक से, जिसमें बहुत सारी स्त्रियों ने अपनी कविताएं शामिल करवाईं, और उसका पुनर्प्रकाशन 2018 में जाकर के हुआ, और उसको भी पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई उसकी तरफ ध्यान देने के लिए ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया गरिमा जी। अब हम सत्र समाप्त कर रहे हैं। अच्छा, सुधा जी कोई एक पंक्ति बोल रही हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है, हमने काफ़ी यह बोलना चाह रही हूँ कि साहित्य में जो हिंदी साहित्य से जो एमए करके छात्राएं निकलती हैं उनको एक तरफ रखिए, और सोशल साइंसेस से, समाज विज्ञान से जो एमए करके निकलती है उनको रखिए। देखिए एक्टिविस्ट उसमें से कौन होता है, समाज विज्ञान की छात्राएं, क्योंकि साहित्य में तो आपको भावुकता से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। तो यही है, वैचारिकी साहित्य में भी ऐसी होनी चाहिए, और ऐसे सत्र साहित्यिक चर्चाओं के भी उसमें शामिल होना चाहिए, और ऐसे सत्रों से ही साहित्य में भी जो कुछ समाज में चल रहा है, साहित्य उसकी ही तो पुनर्प्रस्तुति है, तो जुड़ेगा। शुक्रिया सबका, प्रियंका, नीला जी, गरिमा जी, मीना जी और सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप लोग के साथ बात करने का मौका मिला, और हंस रचना जी का और हंस साहित्योत्सव के इस सुंदर आयोजन का भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप्ति, बहुत आभार। जानते हैं संचालक की खुशी किस बात की होती है कि कोई भी सत्र बिल्कुल ठीक समय में अपने सारे अवयवों के साथ निपट जाए। इस सत्र में मज़ा था, उत्साह था, जोश था, समाज के बारे में चिंताएं थीं, उसके साथ साथ लोगों के सवाल भी थे। सुदीप्ति बहुत बहुत बधाई आपको एक बहुत ही सुंदर आज के सफलतम सत्र का संचालन करने के लिए, और वक्ताओं को भी बेहद बधाई। तो हमारे सम्मानित वक्ताओं को फिर से और अधिक सम्मानित करने के लिए मैं अलका सरावगी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। वे प्रतीक चिन्ह देकर सभी को सम्मानित करें। वैसे पिक्चर भी बाकी है, इसके बाद भी है बहुत सारा, बहुत कुछ है आपके लिए। चाय है, समोसे हैं और पिक्चर भी है, अच्छी खासी, एक अच्छा खासा एक रंगमंच अभिनय है। प्रियंका को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। सुधा जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए ना, कहाँ अच्छा ठीक है, ठीक है।
गरिमा जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। सुदीप्ति आपका भी सम्मान होगा। एक फोटो में अच्छा नीचे उतर के लगता है। मीना जी का मीना जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है। बहुत सुंदर इकट्ठे हो गए। नीला जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है। प्रियंका जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है। प्रियंका को जी कहते हुए मेरी जबान तुड़क गई, क्योंकि प्रियंका दोस्त है, प्रियंका ही हमेशा कहा है। नहीं जी सुदीप्ति का सम्मान सुदीप्ति का प्रतीक चिन्ह देकर, सुदीप्ति ने मुझे जी कहने से मना किया तो मैंने जी पहले लगा दिया। सुदीप्ति का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है। हमारी स्पेशल स्टार संचालक हैं जो जानती हैं कैसे बिल्कुल समय में चीजों को खत्म कर देना है। इनको तो डबल सम्मान इनका होना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं?